नमस्कार दोस्तों, आपका डी मीडिया राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं दीपक सैनी और आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 3 का। हमने न्यूज़ दिखाई थी विधायक रामलाल शर्मा के साथ इंटरव्यू में। उसमें हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ दोस्तों ने कुछ बातें शेयर की है कि यहाँ के विधायक से पूछनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक है रामलाल शर्मा, वो हमारे साथ ही है और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे और सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सीधे मिलेंगे विधायक रामलाल शर्मा से और आपके जो सुझाव और सवाल थे वो सीधे हम यहाँ के विधायक रामलाल शर्मा से पूछेंगे। अपराध की बात करते हैं तो आपके ही गांव का एक मामला आया था सुनीता हत्याकांड से। उसमें काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे, विधायक पर काफ़ी उंगलियां भी उठी, लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं वो कम दिखती नजर आई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर दो अधिकार सबको मिले हुए हैं। एक अधिकार सलाह देने का अधिकार। मैं किसी मामले में कुछ जानता ही नहीं, लेकिन सलाह 10 तरह की दे दूंगा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे को ये जाना चाहिए, तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए, तुम्हें ये काढ़ा पीना चाहिए, तेरी तबीयत कभी ठीक हो जाती है। और एक आलोचना। आलोचना भी हर व्यक्ति को अधिकार है। जो जहाँ तक पहुँच नहीं सकता, जो जिसके बारे में कोई जानता नहीं, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी आलोचना कर देंगे। तो कोई किसी के बारे में कुछ भी शब्द कहे, मैं उन शब्दों में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसने भी अपराध किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुलजिमों को बचाने का कोई प्रयास करेगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ या और कोई जनप्रतिनिधि है, कोई भी इस प्रकार के कृत्य के अंदर शामिल नहीं होता, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो, चाहे तीसरा हो। रही बात मेरी भूमिका, तो भैया मेरी भूमिका तो स्पष्ट है। मैं कानून के साथ हूँ और कानून के दायरे में जिसने जितना अपराध किया उसको उतनी सज़ा मिले। ये भी नहीं है कि जिसको ने अपराध ही नहीं किया उसको भी सज़ा मिल जाए। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। जिसने जितनी गलती की है उसको उतना सज़ा मिले। रही बात सुनीता मर्डर केस की, तो सुनीता मर्डर केस वाले मामले के अंदर जब बात मेरे ध्यान में आई थी, उस समय मैं दिल्ली था। सबसे पहले उसके मामा का फ़ोन मेरे पास आया था। मैंने ये कहा कि आप हॉस्पिटल में ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, और बोर्ड के लिए मैं कह देता हूँ, सीमतों से बात कर लेता हूँ। मैं उस समय तत्कालीन जो डीसीपी थे उनसे मैंने बात की। उस समय बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड के गठन के बाद में मामला जब हॉस्पिटल का था तो वो डीसीपी के अधिकार क्षेत्र में था। जब वारदात को हम देखते हैं तो वारदात ग्रामीण क्षेत्र की थी। तो उस समय जो एडिशनल एसपी थे ज्ञानचंद जी यादव, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि साहब हम पूर्ण रूप से बोर्ड के माध्यम से ही हम पोस्टमार्टम कराएंगे और जो भी इसमें मामले में गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि तत्कालीन ज्ञान प्रकाश जी यादव ने मौके पे भी आए, मौके पे आके उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, दाग संस्कार उन्होंने कराया, उन्होंने अपनी कार्रवाई भी शुरू की। फिर 2 दिन बाद के अंदर पीहर पक्ष के लोग मेरे से मिले। मिलने के बाद में मैंने कहा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। तो उसके 2 दिन बाद में हम ग्रामीण जो एसपी थे रामेश्वर दयाल जी यादव, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद में उसमें एसआईटी के अंदर डिप्टी एसपी को जांच दी गई। उसके अंदर में 2 एसएचओ लगाए गए, एक महिला सब इंस्पेक्टर लगाई गई। इस तरीके से 5-6 आदमियों की एक एसआईटी टीम गठित की गई। टीम से भी संतुष्ट नहीं हुए, साहब हमें तो इससे भी संतुष्ट नहीं है। फिर हम डीजीपी जो उसमें गहलोत्रा जी थे, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला। उनसे मिलने के बाद में उनके परिजनों के परिवाद के आधार पे उन्होंने कहा साहब हमें तो विश्वास नहीं है, आप तो जांच सीआईडी के अंदर जांच कराओ। तो मैं खुद स्वयं भी डीजी से मिलने के लिए गया, उनके साथ गया। उसके बाद में जांच ट्रांसफ़र हुई और जांच अब ट्रांसफ़र होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन में है। अब मुझे ये नहीं लगता कि लोग मेरे ऊपर किस आधार पर आरोप लगाते हैं। एक दिन भी मैं उस प्रक्रिया से दूर नहीं हूँ। पीहर पक्ष ने जब जब मेरे से सहायता की अपेक्षा रखी, मैंने उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहा। मैं फिर भी कोई व्यक्ति, तो भैया फिर तो ऊपर वाला ही जानता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लोगों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ, हो सकता है कि
वो मेरे समर्थक नहीं है। ये हो सकता है कि मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, ये भी हो सकता है कि मेरी जाति उनसे मेल नहीं खाती। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में जो आया वही आप बोलने लग जाओ। विचारधारा अलग है, जाति अलग है, सोच अलग है, संबंध अलग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, बिना जानकारी के आप जो मन में आया वही आप कहने लग जाओ। मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एक इसी की बात करते हैं तो सुनीता हत्याकांड से जुड़ा हुआ जब मामला था तो ये जांच अब कहाँ तक पहुंची है? चुनाव से 3 महीने पहले तक की मुझे जानकारी थी कि उस समय शायद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देथा जी थे और उन्होंने सकारात्मक जो वास्तविकता थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चुनाव के 3 महीने बाद में हम हमारे चुनाव के अंदर बिजी हो गए। उसके बाद में ना तो किसी ने मेरे से संपर्क किया और ना मुझे उसकी जानकारी। मेरे ख्याल से जो सही होगा, क्योंकि हमें किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर या एजेंसी के ऊपर हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी इस मामले में वास्तविकता है, सच्चाई होगी, वो सच्चाई सामने आएगी। एक सर, चौमू की सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की जाम की, एम्बुलेंस फंसी रहती है। कई बार हम खुद मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हैं कि विधायक जाम में फंसे, खबर प्रकाशित भी करते हैं, आप भी जाम में फंसे रहते हैं। ये जो समस्या है चौमू की सबसे भयंकर, सबसे अगर कोई प्रगति चौमू विकास के नाम पर किया है तो वो जाम पर किया है। तो इस पर जो यहाँ की समस्या है वो दूर हो पाएगी? इसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं कि हमारे समय भी नगर पालिका ने कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे जो नियमों से बाहर जाके उन्होंने निर्माण किया। ये इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ आबादी बढ़ने की वजह से भी, संसाधन बढ़ने की वजह से भी जाम की स्थिति बनती है। जाम भी 3 प्रकार का है। एक प्रकार के जाम जो यहाँ से गाड़ियाँ संचालित होती है उनकी वजह से जाम लगता है। दूसरा अवैध रूप से थड़ी ठेले वालों की वजह से जाम लगता है। और तीसरा एक बस स्टैंड के ऊपर वर्षों का एक अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण की वजह से भी जाम की स्थितियाँ बनती है। विधानसभा में भी मैंने ये विषय उठाया था कि एक समुदाय विशेष के लोगों को इस बात के लिए समझना चाहिए कि तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिन परिस्थितियों के अंदर हाईवे के ऊपर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, आज समय की मांग है। जब मेट्रो का निर्माण हुआ तो उस दौरान भी कई प्रकार की आस्था के केंद्रों को हटाया गया था। मैं उनसे इतना ही कहूँगा, पहले मेरे कार्यकाल में प्रयास किया था, दोनों पक्षों को बिठाने का प्रयास किया था कि भाई सहमति बना के और हम बस स्टैंड के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि लोगों को सुविधाएं मिले। हम सब लोगों के भविष्य को लिए काम करते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए काम करते हैं, उनकी समस्या के लिए काम नहीं करते हैं। अब उसकी प्रक्रिया के लिए सदन के उपनेता जो हैं उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे लिखित विधानसभा के पटल के ऊपर कहा है कि हम जेडीए, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की जॉइंट कार्रवाई करते हुए और उस समस्या का समाधान करेंगे, सरकार उस समस्या का समाधान करेगी। तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा कि वो तीसरा जो कारण है जाम का वो भी हटे। फिलहाल हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, जैसे जेडीसी से हम मिल के आए थे 4-5 दिन पहले कि यहाँ एक बार ट्रैफिक लाइट लग जाए। नगर पालिका एक बैरिकेड लगा के वो भी स्थान चिन्हित कर रही है कि इससे बाहर कोई नहीं निकले। एक 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक भारी वाहन जो है उनके ऊपर रोको। तो मेरे ख्याल से इससे भी अभी 1-1.5 महीने में जिस तरीके का वातावरण देखने को मिला, अधिकारियों में डर का माहौल पैदा करना, अधिकारियों को डराना, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो क्षेत्र में काम करने वाले निष्ठावान ईमानदार जो अधिकारी कर्मचारी है उनको टॉर्चर करना, ये उचित नहीं है। अगर आपको कोई अधिकारी कर्मचारी की कार्य अच्छे नहीं लगते या कोई अधिकारी कर्मचारी गलत है, ठीक काम नहीं करता, जनहित में काम नहीं करता, कहीं भ्रष्टाचार की आपको शिकायतें मिलती है, आप कार्रवाई करें। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति जो निकम्मे लोग हैं उनके मैं पक्षधर नहीं हूँ कहीं पर भी, लेकिन जो ईमानदार लोग हैं जो अपने कर्तव्य के पथ के ऊपर ठीक काम कर रहे हैं तो उनको काम करना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए, उनके कार्य में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। मेरा यही है कि आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कम कर सकते हैं वो काम करने का प्रयास करेंगे। सहयोग जिनका मिलना चाहिए उनका मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। बाकी मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार हमारी है, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे,
मेरा तो इतना ही निवेदन है कि पहले उनके साथ करो। आपका आरोप किस पर है, आपका इशारा किस तरफ जा रहा है? नहीं नहीं, इशारा तो सुनने वाले सब समझ रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि 70,000 मत आपको जिन्होंने दिए हैं, कम से कम आप उनके लिए काम कर दें। बाकी लोगों ने मुझे मत दिए हैं या जिन्होंने मुझे मत नहीं भी दिए, उनके सबके काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन जिन्होंने आपको दिए हैं कम से कम उनके काम तो कर। तो ये थे स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा, और आप जनता के जो सवाल थे वो मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछे हैं। और भी अगर आपके ऐसे कोई सवाल है, कोई सुझाव है जो यहाँ के विधायक और इस पूर्व विधायक से पूछने चाहिए, जो यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर होने चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। फिलहाल चौमू से दीपक सैनी, डी मीडिया राजस्थान।